इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने वेज फिल्म का एक उदाहरण किया था, न्यूटन रिंग। आज हम समांतर वायु फिल्म का एक उदाहरण इसमें डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल, माइकलसन व्यतिकरण मापी। माइकलसन व्यतिकरण मापी की बनावट इस तरह से होती है। यहाँ स्रोत से एक प्रकाश जिसे लेंस से समानांतर किरणों में एकवर्णी प्रकाश स्रोत है, जिसे यहाँ लेंस लगाकर समानांतर किरणों में विभक्त कर लिया जाता है। इसके आगे ये हमारे पास पहली प्लेट है। ये प्लेट हाफ सिल्वर्ड प्लेट होती है, हाफ सिल्वर्ड मिरर। हमारे घरों में जो काम में आने वाले मिरर हैं वो 100% सिल्वर्ड होते हैं पीछे की सतह पर, यानी उससे जितनी प्रकाश उस पर पड़ेगा वो सारा का सारा परावर्तित हो जाएगा। परंतु इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें जो पॉलिश की जाती है वो पॉलिश इस तरह की होती है कि आधा प्रकाश तो इसमें परावर्तित हो जाए और आधा प्रकाश इसमें से पारगमित हो जाए। तो लगभग आधी आधी तीव्रता यहाँ से परावर्तित होगी और यहाँ से पारगमित होगी। कंपेंसेटरी प्लेट इसके सिंपल कांच की प्लेट है, जिसकी मोटाई बिल्कुल इस प्लेट के बराबर होती है। हम इसको बाद में देखेंगे, अभी डिस्कस करेंगे कि इसको लगाना जरूरी क्यों है। और दो मिरर इसमें लगाए जाते हैं, एक ये और एक ये। इसमें देखिए ये वाला मिरर यहाँ पर, ये मिरर तो फिक्स है, इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते। इस मिरर को हम आगे पीछे खिसका सकते हैं। इसके साथ पिनियन अरेंजमेंट लगा हुआ होता है, स्केल अरेंजमेंट, और हम इसी मिरर को खिसका कर फ्रिंजों की रीडिंग लेते हैं। जब एकवर्णी प्रकाश स्रोत, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखिए इस तरह से है। जब एकवर्णी प्रकाश स्रोत यहां से इस प्लेट पर गिरता है, ये प्लेट इसके पथ से 45 डिग्री पर झुकी हुई होती है, तो यहां से प्रकाश अंदर जाता है, फिर यहां से दो भागों में बंटता है। एक तो परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण इस मिरर पर यह है अभिलंब आपतन होता है। तो जिस पथ पर किरण जाती है उसी पथ पर वापस लौट कर आती है, फिर इस ग्लास प्लेट को पार करती है और वापस यहां से बाहर निकल जाती है। परावर्तित किरण, पारगमित किरण इसमें जब यहां से बाहर निकलती है, इस मिरर पर गिरती है, ये भी इस मिरर पर अभिलंब आपतन है। तो जिस पथ से किरण आपतित होती है उसी पथ पर किरण वापस लौटती है। और यहां से पुनः परावर्तन के बाद ये किरण वापस इसी पथ पर आती है। तो एक तो परावर्तित किरण आ रही है, एक पारगमित किरण आ रही है। एक ही स्रोत से बनी हुई दो किरणें हैं, इसलिए कला संबद्ध होंगी, इनमें व्यतिकरण होगा और उस व्यतिकरण की फ्रिंजेस हमारे को देखने को मिलती है। लोकलाइज फ्रिंजेस हमारे पास यहाँ पर इस तरह से होती है, सर्कुलर शेप की, वृत्ताकार आकृति। जब दोनों मिरर एक दूसरे के पूरी तरह से परपेंडिकुलर होंगे उस समय इस तरह की फ्रिंजें देखने को मिलती है। कार्बनिक फिल्म इन दोनों मिरर्स के बीच में बनती है। उससे पहले हम कंपेंसेटरी प्लेट का कार्य एक बार डिस्कस करें। देखिए परावर्तित किरण, जब यहाँ से किरण अलग हो रही है, परावर्तित और पारगमित, तो परावर्तित किरण ने एक बार कांच को पार किया जाते समय, वापस आई, और एक बार कांच को पार किया आते समय। और ये फर्मेट प्रिंसिपल से हम अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी माध्यम में किरणों द्वारा तय की गई दूरी और किरणों द्वारा तय किया गया पथ दोनों अलग अलग होते हैं। तो परावर्तित किरण
ने कांच को 2 बार पार किया है, और अगर ये प्लेट नहीं हो तो पारगमित किरण सीधी वायु में जाएगी, वायु में वापस आएगी और यहां से परावर्तित हो जाएगी वायु में। पारगमित किरण में कहीं पर भी कांच को पार नहीं कर पाएगी। तो इस अवस्था में अगर ये कंपेंसेटरी प्लेट नहीं हो तो परावर्तित किरणों ने 2 बार कांच को पार किया है, पारगमित किरणों ने 1 बार भी कांच को पार कर माध्यम को पार नहीं किया है, तो ये अतिरिक्त पथांतर इसमें उत्पन्न हो जाता है। इस अतिरिक्त पथांतर को दूर करने के लिए हम पारगमित किरणों के पथ में समान मोटाई की एक सामान्य कांच की प्लेट रख देते हैं जो उस पथांतर को कंपेंसेट करेगी, पूरक करेगी। जब आप कंपेंसेटरी प्लेट रख देंगे तो आप देखें कि इसमें पारगमित किरणों ने इस कांच की प्लेट को जाते समय 1 बार पार किया और वापस आते समय 1 बार पार किया, जैसा कि परावर्तित किरणें कर रही हैं। परावर्तित किरणों ने भी समान मोटाई के कांच को आते और जाते समय 2 बार पार किया। पारगमित किरणों ने भी उसी मोटाई के कांच माध्यम को आते और जाते समय 2 बार पार किया। तो यह जो अतिरिक्त पथांतर इसमें आता है वो 0 हो जाता है। पथांतर सिर्फ क्या होगा, यहां से ये दूरी ये फिक्स है LF, और ये मूवेबल मिरर है LM। तो इनमें जो पथांतर होगा वो LF माइनस LM, किरणें 1 बार जा रही हैं और वापस आ रही हैं, इसलिए इंटू 2। तो जो कुल पथांतर होगा वो LF माइनस LM इंटू 2 2 बार होगा। किरण यहां से अलग हो रही है, देखिए 1 बार जाते समय इसने LM पार किया और आते समय LM को पार किया, 2LM। इस तरह से इसने यहां से अलग होने के बाद 1 बार जाते समय LF, लौटते समय LF, तो 2LF। तो कुल पथांतर हमारे पास होगा 2LF माइनस 2LM या LF माइनस LM का डबल। वो पथांतर अगर n लैम्डा है तो यहां पर हमारे को संपोषी व्यतिकरण होगा, ब्राइट फ्रिंज दिखेगी। एक बार इसमें स्टोक्स पथांतर का और हम अध्ययन कर लें। ये जो दोनों ग्लास हैं ये बाहर वाली सतह पर रचित होते हैं, पॉलिश इनमें बाहर वाली सतह पर होती है, इसलिए जब किरण इस पर आपतित होती है तो इसी की बाहरी सतह से ही लौट जाती है, इसके अंदर प्रवाहित नहीं होती है। तो यहाँ तो स्टोक्स पथांतर आएगा एक बार λ/2 का, क्योंकि सघन माध्यम से परावर्तन है, एक बार यहाँ पर आएगा सघन माध्यम से परावर्तन है, तो ये दोनों एक दूसरे को 0 कर देंगे। परंतु यहाँ पर देखें परावर्तित किरण सीधी निकल रही है और पारगमित किरण इस कांच की प्लेट से परावर्तित होकर निकल रही है, तो यहाँ पर स्टोक्स पथांतर आएगा। तो जो शर्तें हैं वो हमारे पास परिवर्तित हो जाती हैं, उसमें λ/2 का एडिशनल पथांतर लेते हैं हम, और संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की शर्तें परिवर्तित हो जाती हैं। सिर्फ एक बार स्टोक्स पथांतर इसमें काम आएगा इस पारगमित किरण के लिए। पारगमित किरण सघन माध्यम की सतह से परावर्तित हो रही है, इसलिए ये दोनों मिरर की स्थितियां दिखाई हुई हैं
M1 और M2 की दोनों जब एक दूसरे के पूरी तरह से लंबवत होंगे तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी M2 की वो बिल्कुल पैरेलल होगी, और जब ये पैरेलल होगी तो उस केस में फ्रिंजें हमारे पास वृत्ताकार दिखाई देंगी। अदरवाइज अगर मिरर एक दूसरे के अभिलंब नहीं है तो जो फिल्म बनेगी वो वेज फिल्म बन रही है, और वेज फिल्म में आप जानते हैं कि फ्रिंजें हमारे पास फिल्म के केंद्र पर होते हुए वृत्ताकार बनती है। इस तरह से यहाँ पर इस तरह से बनेंगी, और अगर ये मिरर बहुत ज्यादा टेढ़ा है तो फ्रिंजें हमारे को सरल रेखीय बनती है। हमें लोकलाइज फ्रिंजेस इसमें लेनी है जो वृत्ताकार आकृति की हो, इस तरह की देखें, ये तभी होगा जब दोनों मिरर एक दूसरे के पूरी तरह से लंबवत हैं। तो इसकी इमेज जब हम यहाँ बनाएंगे तो वो समानांतर वायु फ्रेम होगी। समानांतर वायु फ्रेम में हम ब्राइट फ्रिंज के लिए कहते हैं 2d cos θ = n लैम्डा, लेकिन स्टोक्स का पथांतर इसमें और जुड़ेगा। तो चमकीली फ्रिंज के लिए हमारे पास ये शर्त होगी। अब जैसे ही आप ये एनवी फ्रिंज के लिए शर्त है, हम क्या करते हैं, मिरर को मूव करते हैं, जो मूवेबल मिरर है। जब आप उस मिरर को λ/2 से खिसकाएंगे तो n की जगह पर n+1वीं फ्रिंज आपको केंद्र पर देखने को मिल जाएगी, एक नई फ्रिंज बन जाएगी। यानी एक नई फ्रिंज बनाने के लिए मिरर को ट्वाइस इंटू λ/2 यानी लैम्डा से खिसकाना होता है। मिरर को λ/2 से खिसकाएंगे, आने और जाने के लिए वो पूरा लैम्डा हो जाएगा। तो जैसे ही आप मिरर को λ/2 से खिसकाते हैं तो नई फ्रिंज हमें केंद्र पर देखने को मिलती है। हम एक एक फ्रिंज को नोट नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक संख्या ले लेते हैं 50 फ्रिंजें बनाने के लिए मिरर को कितना खिसकाया, या 100 फ्रिंजें बनाने के लिए मिरर को कितना खिसकाया। तो मिरर को जब आप λ/2 से खिसकाते हैं तो एक फ्रिंज बन जाती है, ऑर्डर बदल जाता है n से n+1। ठीक है, हमने मिरर को यहां x दूरी से खिसकाया और फ्रिंजें कितनी बनी, n, कैपिटल N, यानी हम इसके लिए ले लें 25 फ्रिंज या 20 फ्रिंज। मिरर को खिसका, पहले रीडिंग ले लें, पहली फर्स्ट रीडिंग x1, और अब 25 फ्रिंजें बनाएं, केंद्र पर गिनते जाएं, 25 फ्रिंजें बने तो फिर रीडिंग आ जाएगी x2। तो इन दोनों का अंतर हमारे पास होगा n λ/2, यानी जो रीडिंग हमारे पास आएगी 25 फ्रिंज बनने के लिए, जो रीडिंग हमारे पास आएगी वो x आएगी। तो इस इक्वेशन से आप लिख सकते हैं 2x = n लैम्डा और λ = 2x/n। यानी हम अज्ञात स्रोत की तरंग दैर्ध्य बड़े आसानी से इससे निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए।
प्रैक्टिकल में हम किस तरह से करेंगे इसको हम अगले व्याख्यान में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।